पाकिस्तान के कराची में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश से कराची की सड़कों पर पानी भर गया है। जल भराव के बाद कराची की सड़कों पर लगा जाम। भारी बारिश से कराची के 700 से ज्यादा बिजली फीडर खराब हो गए हैं। बिजली फीडर खराब होने से आधा कराची अंधेरे में डूब गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान के कराची की, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात है। सड़कें तालाब बन चुकी है। कई गाड़ियां पानी में तैरती नजर आ रही हैं। सड़कों पर लगी गाड़ियों का ये बुरा हाल है। तो वहीं आधा कराची अंधेरे में डूबा रहा, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से कई बिजली रीडर खराब पड़े हैं। तो देखिए, ये पाकिस्तान के कराची शहर का हाल आपको दिखा रहे हैं। एरियल व्यू अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा मानो तालाब हो, लेकिन ये सड़क का हाल है। जी हाँ, लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कें तालाब बन गई हैं। गाड़ियां जो पार्किंग में लगी हुई थी पानी में तैरती नजर आ रही हैं। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से बिजली भी प्रभावित हुई है। कई बिजली रीडर खराब पड़े हैं और इस वजह से कई घरों में रात भर बिजली नहीं थी। कराची की सड़कों पर सैलाब आ गया है। बारिश से बुरा हाल है। बिजली फीडर खराब होने से आधा कराची अंधेरे में डूबा रहा और हालात बिगड़ते ही जा रहे, क्योंकि वहां पर बारिश रुक नहीं रही है। तो पाकिस्तान के कराची में कुछ मिनटों की बारिश के बाद पूरे शहर की रफ्तार थम गई। महज 20 मिनट की भारी बारिश की वजह से पूरा शहर पानी पानी हो गया। बारिश के चलते सड़कों पर भारी जल भराव हो गया। बारिश की वजह से 700 बिजली फीडर खराब हो गए और आधा कराची शहर अंधेरे में डूब गया। लोग सड़कों पर मोबाइल की लाइट में आवाजाही करते दिखे। सड़कों पर मौजूद गाड़ियां पानी में डूब गई। लोगों को रेस्क्यू करने में प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मौसम विभाग ने आज भी कराची में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अब अगली खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली की मंत्री आतिशी के घर पर आज फिर जाएगी दिल्ली पुलिस। आतिशी के घर नोटिस देने जाएगी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच। दिल्ली में विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला है। तो देखिए, आज भी मंत्री आतिशी के घर नोटिस देने के लिए दिल्ली पुलिस जाने वाली है। इससे पहले जब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी तो नोटिस एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इसलिए आज फिर से आतिशी के घर क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस देने पहुंचने वाली है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, मंत्री आतिशी के घर नोटिस देने एक बार फिर से दिल्ली पुलिस जाने वाली है, लेकिन इससे पहले तो नोटिस एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। आज क्या होना है? जी बिल्कुल, देखिए, जो विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर जो बयान दिया गया था, उसको लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पूछताछ करना चाहती है। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आतिशी के घर गई थी, इसके अलावा केजरीवाल के घर गई थी। तो आतिशी के यहाँ पर अभी तक नोटिस सर्व नहीं हुआ है, यानी कि उन्होंने रिसीव नहीं किया है। हालांकि कल केजरीवाल के घर तकरीबन 5 घंटे तक दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के एसीपी खुद मौजूद रहे और उसके बाद जब केजरीवाल ने खुद आकर रिसीव नहीं किया तो उनके स्टाफ को सम्मन रिसीव करा के वहां से निकले। 3 दिन के अंदर जवाब देना है। तो आज आतिशी के यहाँ जाएंगी, क्योंकि आतिशी 3 दिन से बाहर है, वो जयपुर गई हुई है। वो उम्मीद है कि रात तक लौट आई है। तो ऐसे में आज दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो उनका जो सरकारी आवास है वहां पर जाकर सम्मन रिसीव कराने की कोशिश करेगी। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र, नजर आप बनाए रखिएगा। तो देखिए, जैसा जितेंद्र बता रहे थे कि मंत्री आतिशी जयपुर में है, दिल्ली में नहीं है। ऐसे में दिल्ली पुलिस की टीम जब उनके आवास पर पहुंचेगी नोटिस देने के लिए, तो देखना यह है कि नोटिस रिसीव होता है या नहीं है। कल आपने देखा क्राइम ब्रांच की टीम सीएम हाउस पहुंची थी, जहां सीएम केजरीवाल को नोटिस देना चाहते थे क्राइम ब्रांच के ऑफिसर, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। आखिरकार सीएम हाउस के कर्मचारियों को नोटिस दिया गया। आगे बढ़ते हैं। इधर कल दिल्ली के सीएम केजरीवाल के घर पर क्राइम ब्रांच की टीम इन्हीं आरोपों पर नोटिस देने के लिए पहुंची थी और उस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पुलिस की नोकझोंक भी हुई। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। You have to explain. आपको समझाना होगा कि किस कानून के तहत आपको सीएम को पर्सनली हाथ में देना चाहिए। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, सीबीआई के मेल्स में आता है। हर दिन ढेरों समन्स आते हैं। हर दिन अगर इतने नोटिस आते हैं, कोई ये इंसिस्ट नहीं करता कि आपको हाथ में देना है। नहीं तो आप दीजिए ना। आप किस कानून, आप कानून की धारा बता दीजिए। आप कानून की धारा नहीं बता रहे कि आप क्यों चाहते हैं कि सीएम को आपको केवल हाथ पे देना है, सीएम के स्टाफ को नहीं देना है। ईडी के समन्स में ये कोई कानून नहीं है, सीबीआई में नहीं है, क्राइम में भी ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे केवल नौटंकी करनी है। सर, मैं मीडिया के सामने मुझे कानून की धारा बता दीजिए। सर, आप कानून के तहत नहीं समझाना नहीं है। कानून की धारा बता दीजिए जहाँ पे लिखा है कि मुझे पर्सनली सीएम के हाथ में ये थमाना है।
अगर आप कानून की धारा नहीं समझा सकते हैं, मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। अगर आपकी मंशा है सर मैं अपना काम जो कर रहा हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ। नहीं तो आप दे दीजिए नोटिस। रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। तो आप नोटिस दे दीजिए, तो मैं दे रहा हूँ सीएम के स्टाफ को दे दीजिए। सर मैं एक बारी कुछ सर से मिलके कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप या तो कानूनी नोटिस को स्टंट मत बनाइए। मैं अपने लीगल दायरे में रहते हुए जो काम कर रहा हूँ, अपने लीगल दायरे में रहते हुए कर रहा हूँ। और बड़ी खबर है, केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। ईडी समन पर पेश ना होने के खिलाफ शिकायत। ईडी की शिकायत पर 7 फरवरी को सुनवाई होगी। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले में 5 समन के बाद भी हाजिर नहीं होने के बाद ईडी ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में लिखा कि पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद समन की तामील नहीं कर रहे। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पीएमएलए के सेक्शन 50 के अनुपालन में समन भेजने के बावजूद गैर उपस्थिति के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। कल राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने मामले पर सुनवाई की। अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। आम आदमी पार्टी ने ईडी द्वारा जारी समन को राजनीति से प्रेरित बताया है और ये भी आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के इशारे पर केंद्रीय जांच एजेंसी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश कर रही है। शराब घोटाले जैसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा का पूरा केस राजनीति से प्रेरित है। हर एक को पता है कि 2 साल हो गए इन्वेस्टिगेशन को और एक चवन्नी तक रिकवर नहीं हुई। अब हम कोर्ट का निर्देश जो भी होगा उसका पालन करेंगे। एक और बड़ी खबर है, आज असम दौरे पर हैं पीएम मोदी। 11,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर का करेंगे शिलान्यास। कल देर शाम असम पहुंचे पीएम का सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। पीएम के स्वागत में गुवाहाटी में एक कॉलेज में जलाए गए 1 लाख दिए। प्रधानमंत्री मोदी असम के दौरे पर हैं। कल गुवाहाटी हवाई अड्डे पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पीएम मोदी की अगवानी की। गुवाहाटी में पीएम मोदी खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज फील्ड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए 1 लाख मिट्टी के दीपक जलाए। आज पीएम सुबह करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री गुवाहाटी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। लगभग 11,600 करोड़ रुपए के कई विकास परियोजना की शुरुआत और शिलान्यास करेंगे। पीएम डिवाइन योजना के तहत प्रधानमंत्री आज जिन प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उनमें मां कामाख्या दिव्य परियोजना शामिल है। ये कामाख्या मंदिर आने वाले तीर्थ यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेगा। इसके अलावा गुवाहाटी में नए हवाई अड्डे के टर्मिनल से 6 लेन की सड़क का शिलान्यास, नेहरू स्टेडियम और चंद्रपुर में एक नए खेल परिसर और असम माला सड़कों के दूसरे संस्करण के तहत 43 नई सड़कें और 38 कंक्रीट पुल की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी 3,250 करोड़ की लागत से बनने वाली गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एकीकृत नई इमारत के साथ ही करीमगंज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की भी आधारशिला रखेंगे। और एक बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सोमवार को संसद में पीएम मोदी देंगे जवाब। बीजेपी के सभी सांसदों के सदन में रहने का निर्देश दिया गया है। तो बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को निर्देश जारी किया है कि सोमवार को पूरे दिन सदन में रहना जरूरी है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का शाम करीब 5 बजे जवाब देंगे। इस दौरान बीजेपी के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। इसे लेकर पार्टी ने सांसदों को आदेश जारी किया है, क्योंकि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अधिकांश सांसद नदारद थे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी अपने भाषण में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एजेंडा सेट करेंगे, अपनी सरकार की उपलब्धियों को देश के सामने रखेंगे और आने वाले समय के लिए अपनी प्राथमिकता भी बताएंगे।
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन में टूट के बाद विपक्ष की हताशा और घबराहट पर भी बात कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार, पंजाब की मान सरकार ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने और यूपी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव महज 11 सीट देने की बात कहकर ये संकेत दिए कि कांग्रेस को वो बड़े भाई की भूमिका के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का संघर्ष जारी है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने पाला बदलकर विपक्ष की बखियां उधेड़ दी। और ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट के फैसले को कई मुस्लिम संगठन मानने को राजी नहीं है। उन्हें आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने पहली बार जवाब दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। एएसआई की 800 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट, पत्थरों पर लिखी औरंगजेब की बर्बरता की तारीखें, मूर्तियों के साथ अपमानजनक हरकतें, मंदिर के धार्मिक चिन्हों के अवशेषों के निशान सामने आने के बाद भी मुस्लिम समाज का एक तबका मानने को राजी नहीं कि इतिहास में ज्ञानवापी को लेकर जो कुछ हुआ उसमें सुधार की गुंजाइश है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद सहित कई मुस्लिम संगठनों ने अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपनी बात रखने के लिए समय मांगा है। कहा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई DY चंद्रचूड़ को भी पत्र लिख सकते हैं। इधर ज्ञानवापी मामले पर जिला कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले पर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विरोधियों को जवाब दिया है। देखिए, ज्ञानवापी में नंदी भगवान निकल पड़े, पहली चीज। दूसरी बात, कोर्ट की मंशा पर सवाल उठाने का मतलब ये है न्याय प्रणाली को आप कटघरे में खड़ा कर। 1992 में कलेक्टर ने जो तहखाने में पूजा हो रही थी व्यास परिवार द्वारा, उस पर रोक लगाई थी। उस रोक को केवल हटा दिया है डीएम के ऑर्डर को। अभी ज्ञानवापी का निर्णय नहीं आया। बाबा बागेश्वर की सनातन पर लिखी किताब का दिल्ली में विमोचन किया गया और इस मौके पर बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी और मनोज तिवारी समेत कई संत मौजूद थे। सनातन धर्म क्या है? आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की लिखी बहुप्रतीक्षित पुस्तक का कल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में विमोचन किया गया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान बीजेपी के सांसद मौजूद थे। सनातन का जिक्र करते हुए सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत के सनातन की चर्चा चीन ने भी की, जिसकी व्याख्या ही गलत की जा रही है। यानी प्राचीन काल के चीन की मान्यता क्या है भारत के बारे में? तो नेहरू जी ने पूछा क्या है, तो माओ ने कहा in our country, means in China, the ancient belief is if somebody wants to get rid of the cycles of birth and rebirth, he has to be born in India. चाइनीज की डिक्शनरी में जाइएगा, TIAN का मीनिंग देखिएगा, और फिर चाइनीज भाषा की डिक्शनरी में जाओ का मीनिंग देखिएगा। ट्यान जाओ मीन्स प्लेस ऑफ द हेवन। एक भगवान कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने गीता में महाभारत काल के मध्य खड़े होकर के अर्जुन के सामने ताल ठोक करके कहा, पार्थ मैं ही ब्रह्म हूं। इसलिए सनातन सर्वोपरि है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता गिनाई है। हालांकि शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा नहीं हुई। उत्तराखंड की धामी सरकार 6 फरवरी को यूसीसी को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश करने जा रही है। पूरा मसौदा तैयार है। सचिवालय में कैबिनेट बैठक के बाद सीएम धामी ने इसे लेकर पूरी तैयारी की है। इस सत्र में हम यूसीसी लाएंगे, ये पहले से हम लोगों ने तय किया हुआ है। उसका परीक्षण कर रहे हैं, जो भी औपचारिकताएं हैं पूरी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अन्य एक कैबिनेट और करेंगे और फिर हम ड्राफ्ट लाएंगे। दरअसल मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद ही धामी मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दी गई थी, जिसने हाल में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। बताया जा रहा है कि CAA लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है। इधर केंद्रीय मंत्री ने CAA को लेकर साफ कहा है कि ये कानून चुनाव से पहले आया। प्रस्ताव की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ये देश का डिमांड है, ये होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट ये करके छोड़ेंगे, ये हमारा वादा है। क्या चुनाव से पहले होगा? चुनाव से क्या पहले आएगा? जरूर चुनाव से पहले। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने झारखंड के देवघर मंदिर में पूजा अर्चना की, जहां मंदिर परिसर में उनके सामने मोदी मोदी के नारे लगे। वहीं मुर्दाबाद के नारे भी उन्हें सुनने को मिले। माथे पर चंदन और गुलाबी धोती में राहुल शिव भक्त के रूप में नजर आए। देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर में मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे गूंजे।
मंदिर के पुजारियों ने विधिवत रुद्राभिषेक कराया। राहुल के इस दौरे को लेकर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने वीडियो में दिखाया कि धोती तो उन्होंने पहनी, लेकिन तिलक गायब रखा। पंडों ने मंदिर पर तिलक लगाया। जो निकास के समय तिलक मौजूद था, लेकिन बाबा की नगरी में जनता के सामने उनका तिलक फिर से गायब हो गया। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी ने चंदन तिलक की आस्था को राजनीति का अखाड़ा बनाकर 5 मिनट में पहुंच दिया। नकली हिंदू, नकली भक्त राहुल गांधी जी का कारनामा शर्मनाक और हिंदू भावनाओं के खिलाफ है। वहीं राहुल गांधी ने लिखा कि झारखंड के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में रुद्राभिषेक कर देश की सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। अगली खबर गोवा से। गोवा विधानसभा के स्पीकर ने गोवा सरकार के कला और संस्कृति मंत्री गोविंद गौड़े पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया। विधानसभा स्पीकर के आरोपों के बाद टीवी9 भारतवर्ष को उन 13 संगठनों से जुड़े दस्तावेज भी मिले, जिसको लेकर स्पीकर ने मंत्री को ही कटघरे में खड़ा किया है। ये वो कागजात हैं जिसके आधार पर गोवा के विधानसभा स्पीकर रमेश तवाड़कर ने सीएम प्रमोद सावंत की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप मढ़े हैं। हमारे सरकार का मंत्री अपना स्पीकर के कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने एमएलए के कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरह से प्रोटोकॉल संभालना चाहिए, इस तरह का नहीं संभालता है। मैं उसका क्या इंटेंशन है ये मुझे भी पता नहीं। आपको बता दें कि 2 फरवरी से गोवा का बजट सत्र शुरू हुआ है। 10 फरवरी तक चलने वाले इस सत्र में 8 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। लेकिन बजट पेश करने से पहले ही इस खबर ने विपक्ष, खासकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बैठे बैठाए हमले करने का मौका दे दिया है। गोवा कांग्रेस प्रमुख अमित पाटकर ने मंत्री गौड़े का इस्तीफा मांगा है। साथ ही सीएम सावंत से स्पष्टीकरण भी मांगा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने पर सियासत शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। 96 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से लालकृष्ण आडवाणी को सम्मानित किया जाएगा। भारत रत्न की घोषणा के बाद आडवाणी भावुक नजर आए। उन्होंने पीएम का आभार जताया है। इस दौरान उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी भी मौजूद थी। लालकृष्ण आडवाणी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। हालांकि विपक्ष आडवाणी को सम्मान दिए जाने को लेकर हमलावर है। जहां कहीं भी लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा गई, वहां पर इन तमाम मुकामात पर हिंदू मुसलमान फसाद हुआ। 2014 में सत्ता संभालने के बाद से मोदी सरकार की ओर से ये 7वां भारत रत्न सम्मान है। लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। बिहार मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया है। विभागों के बंटवारे का फॉर्मूला क्या रहा, रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार ने भले अपने पास 5 विभाग रखे हों, गृह विभाग सीएम नीतीश के पास ही रहेगा, लेकिन बीजेपी खेमे के मंत्रियों को कई अहम विभाग दिए गए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को 9 विभाग दिए गए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को वित्त, स्वास्थ्य, नगर विकास व आवास, उद्योग जैसे अहम विभाग मिले। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को कृषि, पथ निर्माण, राजस्व व भूमि सुधार, खान एवं भूतत्व विभाग जैसे अहम विभाग मिले। बीजेपी से मंत्री प्रेम कुमार को पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, सहकारिता विभाग, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, पर्यटन समेत कुल 5 मंत्रालय मिले। जेडीयू से मंत्री श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, खाद्य मंत्रालय मिला। इस सीट बंटवारे में बीजेपी के पास 23 विभाग हैं, वहीं 19 विभाग जेडीयू के पास हैं। मांझी की पार्टी हमको 2 विभाग, जबकि निर्दलीय विधायक के पास 1 विभाग रहेगा। मांझी के बेटे संतोष सुमन को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मिला। निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग दिया गया है। आपको बता दें कि 28 जनवरी को सीएम नीतीश के साथ 8 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली थी। और 10 फरवरी को चीनी नववर्ष मनाया जाता है। इसे लेकर चीन को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में पूरी तस्वीर। चीन की राजधानी बीजिंग की सड़कें चमक उठी हैं। हर चौक चौराहे और इमारतों को रोशनी से सजाया गया है।
पारंपरिक वसंत महोत्सव यानी चीनी नव वर्ष की ये तैयारी है। चीनी राशि चक्र के अनुसार 2024 ड्रैगन का वर्ष है, इसलिए लगभग 1000 मुख्य सड़कों और 3000 से अधिक गलियों को रोशन किया गया है, जो पिछले कई वर्षों में सबसे अधिक है। बीजिंग शहर के चांगन एवेन्यू में सैकड़ों लाल लाइटें और चाइनीज नॉट आकार की लाइटें लगाई गई हैं। सूर्यास्त के बाद बीजिंग की मुख्य सड़कों, व्यापारिक जिलों और बीजिंग में नए स्थलों पर रोशनी जलाई जाती है। चीन का पारंपरिक वसंत उत्सव जिस तरह भारत में दीपावली और होली की धूम रहती है, वैसी स्थिति चीन में इस उत्सव को लेकर होती है। ऐसी मान्यता है कि इस उत्सव को दुर्भाग्य से बचने की परंपरा के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन स्वादिष्ट पारंपरिक चीनी व्यंजनों की तैयारी के साथ शुरू किया जाता है। वेन्यू रिवर पार्क में पारंपरिक चीनी संस्कृति को लेकर लेजर शो आयोजित किया जा रहा है, जो पर्यटकों को भी आकर्षित कर रहा है। पीएम मोदी आज असम को 11,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। खानपाड़ा में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी 498 करोड़ की मां कामाख्या दिव्य परियोजना की रखेंगे नींव। असम माला सड़कों के दूसरे संस्करण की भी शुरुआत करेंगे। असम में पीएम मोदी के स्वागत में जलाए गए 1 लाख दिए। सीएम हेमंता ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। पीएम ने फोन करके आडवाणी को दी बधाई। भारत रत्न सम्मान मिलने पर आडवाणी का बयान, कहा विनम्रता से स्वीकार करता हूं भारत रत्न सम्मान, ये जिंदगी भर की मेरी कमाई। आडवाणी ने भारत रत्न सम्मान के लिए राष्ट्रपति और पीएम का जताया आभार। बोले ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि मेरे आदर्शों और सिद्धांतों का भी सम्मान। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान पर पीएम का बयान, कहा बीजेपी के हर कार्यकर्ता के लिए गर्व का दिन, ये सम्मान सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान। पीएम ने कहा आडवाणी जी ने राष्ट्र सेवा में जीवन खपाया। राष्ट्र सेवा करने वालों को देश कभी नहीं भूलता। उनका मार्गदर्शन मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात। अमित शाह ने कहा कि आडवाणी जी के योगदान में शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उनका पूरा जीवन देश सेवा में रहा समर्पित। एल.के. आडवाणी को भारत रत्न सम्मान पर गृहमंत्री अमित शाह ने जताई खुशी। कहा आडवाणी जी राजनीति में प्रामाणिकता के मानक हैं। आडवाणी को भारत रत्न पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा आडवाणी जी राजनीति में शुचिता और समर्पण के प्रतीक। आडवाणी को भारत रत्न सम्मान पर सीएम नीतीश कुमार का बयान। बोले आडवाणी जी का देश के विकास में बहुमूल्य योगदान, सम्मान के लिए पीएम का आभार। आडवाणी को भारत रत्न पर शरद पवार का बयान, कहा आडवाणी ने साफ सुथरी राजनीति की, सरकार ने लिया सही फैसला। यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला। लाल सागर में अमेरिका यूके ने मिलकर की भीषण बमबारी। हमले में कई ठिकाने ध्वस्त। यूएस सेंट्रल कमांड का दावा, कहा यमन में हूती के 36 ठिकानों को बनाया निशाना। 13 अलग अलग जगहों पर की विध्वंसक बमबारी। तेल अवीव में सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पीएम नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग। दक्षिणी गाजा में आईडीएफ के घातक हमले में 17 लोगों की मौत। मरने वालों में एक बच्चा समेत कई महिलाएं शामिल। मानवीय सहायता लेकर राफा पार कर गाजा में पहुंचे ट्रकों की डिलीवरी ऐसे समय पर हुई जब यूएन ने कई श्रमिकों को निकाला। जांच की कही बात। इराक सीरिया में अमेरिका की एयर स्ट्राइक। अपने 3 सैनिकों की मौत का लिया बदला। 85 ठिकानों को तबाह किया। इराक के अल अनबर इलाके में यूएस ने मचाई भारी तबाही। एयर स्ट्राइक में वेपन डिपो को तबाह किया। अमेरिकी स्ट्राइक में हिजबुल्लाह की लॉन्चर साइट ध्वस्त। जोरदार हमले के बाद दहला इलाका। इजरायली सेना की सीरिया पर एयर स्ट्राइक। आईडीएफ का दावा, हमले में ईरानी IRGC एडवाइजर सईद अली दादी की मौत। हूती ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने हूती के मिसाइल को हवा में ध्वस्त किया। पीएम मोदी कल लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का देंगे जवाब। बीजेपी ने कल सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए। सीएम नीतीश कुमार ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को वित्त और विजय सिन्हा को कृषि मंत्रालय का सम्मान। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बिहार की जनता का आभार जताया। कहा जंगल राज से आजादी पाने के लिए बिहार की जनता को बधाई। सीएए को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का बड़ा ऐलान। कहा चुनाव से पहले पूरे देश में लागू होगा सीएए। विपक्ष सियासी स्वार्थ में कर रहा है विरोध। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम धामी का बड़ा बयान। कहा इसी सत्र में पेश करेंगे यूसीसी बिल। 6 फरवरी को कैबिनेट में आएगा ड्राफ्ट। सीएम धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का करेंगे अध्ययन। यूसीसी लागू करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध। यूसीसी पर पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान। कहा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना ही जरूरी है तो इसे संसद में क्यों नहीं लाया जाता। हेमंत सोरेन को फ्लोर टेस्ट में वोट डालने की मिली अनुमति। कोर्ट ने हेमंत सोरेन को दी इजाजत। 5 फरवरी को चंपई सोरेन को साबित करना है बहुमत। ईडी ने जमीन घोटाले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के सहयोगी भानु प्रसाद को किया गिरफ्तार। 5 फरवरी को रिमांड पर होगी सुनवाई। हेमंत सोरेन और भानु प्रसाद से आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। भानु के मोबाइल से ही हेमंत सोरेन के कब्जे वाली जमीन के दस्तावेज मिले थे। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने बहुमत साबित करने का किया दावा। कहा 5 फरवरी को विश्वास मत साबित करूंगा।
चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरेक ने जंगल में लगी आग का किया हवाई दौरा। राष्ट्रपति ने तेजी से संसाधनों को जुटाने की कही बात। आपदा वाले इलाके में लगाई इमरजेंसी। बाढ़ के पानी में डूबा पाकिस्तान का कराची शहर। भारी बारिश से सड़कें जलमग्न। 700 से ज्यादा घरों की बिजली गुल। अंधेरे में डूबे कई इलाके। कराची में तेज बारिश का कहर। सड़कों पर भरा पानी। बाढ़ के पानी में बही मोटरसाइकिल और कारें। शहर में इमरजेंसी घोषित। लोगों को अलर्ट रहने का निर्देश। भारी बारिश से कराची के शहीद मिल्लत चौरंगी इलाके में खौफनाक मंजर। पानी में फंसी सैकड़ों गाड़ियां छोड़ पैदल जा रहे लोग। दक्षिणपंथी उग्रवाद के विरोध में बर्लिन में सड़कों पर उतरे करीब 1.5 लाख लोग। लोकतंत्र के लिए समर्थन दिखाने के लिए लगाए वी आर द फायरवॉल के नारे। चीन में महोत्सव यानी नए साल के जश्न को लेकर बीजिंग की सड़कों पर रोशनी। चारों तरफ लगाई गई लालटेन और चाइनीज नॉट आकार की लाइटें। 10 फरवरी को धूमधाम से मनाया जाएगा चीनी नववर्ष। बीजिंग अधिकारियों के मुताबिक इस नववर्ष पर 1000 मुख्य सड़कें और 3000 से ज्यादा गलियों में की गई है रोशनी। चिली के जंगलों में लगी भीषण आग से 19 लोगों की मौत। 1100 घर जलकर खाक। घनी आबादी वाले इलाके में आग फैलने का खतरा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा वो एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ा रहे हैं और हम सबको जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम के जाति वाले बयान पर किया पलटवार। कहा जब कोई पिछड़ा और दलित नहीं है तो फिर पीएम ने खुद को ओबीसी क्यों कहा। राहुल गांधी ने कहा कि अब इधर उधर की बात नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए जातिगत गिनती हो। खड़गे ने पीएम पर लगाया धोखा देने का आरोप। बोले गरीबों, युवाओं और महिलाओं को मोदी सरकार से मिला धोखा। हमने जो कहा उसे पूरा किया। पंजाब कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू पर कार्रवाई के लिए आलाकमान को लिखा पत्र। वरिष्ठ नेताओं ने सिद्धू पर एक्शन की मांग की। कांग्रेस चुनाव कमेटी की बैठक में नहीं शामिल हुए थे सिद्धू। पंजाब कांग्रेस प्रभारी के फोन का नहीं दिया था जवाब। पंजाब कांग्रेस में जारी तकरार के बीच सिद्धू ने शायरी के जरिए दिया जवाब। कहा यहां सब किराएदार हैं, मकान बदलते रहते हैं। ममता बनर्जी का मनरेगा मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान। कहा 21 फरवरी तक 21 लाख मनरेगा मजदूरों का बकाया करेंगे भुगतान। नेवी के बेड़े में आईएनएस अध्याक हुआ शामिल। 11,000 किलोमीटर तक बंदरगाहों और समुद्री तटों की निगरानी करेगा। हमलों के डर से फ्रांसीसी कंपनी CMA ने लाल सागर में बदला अपना रूट। मिस्र समेत कई बड़ी शिपिंग कंपनियों ने भी रास्ता बदला। ईरानी मिलिशिया ने दी अमेरिका को धमकी। कहा जब तक इराक में अमेरिकी फौज रहेगी तब तक हमले नहीं रुकेंगे। ईरान विद्रोहियों पर अमेरिकी हमले के बाद डरा ईरान। कहा अमेरिकी बेस पर हमला करने वालों से दूर रहे ईरान। चीन के साथ तनातनी के बीच ताइवान की जंगी तैयारी। एडवांस हथियारों के साथ ताइवानी सेना कर रही है वॉर एक्सरसाइज। गाजा के बेतलाहिया में IDF का भीषण हमला। एयर स्ट्राइक में इजरायल ने तमीम अलदारी मस्जिद पर की भारी बमबारी। हमले में मस्जिद ध्वस्त। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई। IDF के हमले में हमास का एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर तबाह। कई लड़ाकों की मौत। इजरायल ने गाजा में विध्वंसक हमले को अंजाम देने वाले स्पेशल कमांडो का जारी किया वीडियो। इन जवानों ने सैकड़ों आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की छापेमारी। बुलडोजर से आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया। कार्रवाई के दौरान हमास समर्थकों का हमला। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने CM केजरीवाल से 3 दिन में मांगा जवाब। केजरीवाल ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया था। क्राइम ब्रांच के नोटिस पर केजरीवाल का बयान। का पुलिस अफसरों से क्राइम रोकने की बजाय नौटंकी करवाई जा रही है। बीजेपी पर लगाए आरोप पर बोले केजरीवाल। का पूछ रहे किस विधायक को तोड़ने की कोशिश हुई। दूसरी पार्टियों के विधायक तोड़कर सरकारें गिराई गई। आज दिल्ली की मंत्री आतिशी के घर नोटिस देने जाएगी दिल्ली क्राइम ब्रांच। बीजेपी पर लगाए गए आरोप पर आतिशी से सबूत चाहती है पुलिस। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ी। 17 फरवरी तक बढ़ाई गई दोनों की जुडिशियल कस्टडी। रावजवनी कोर्ट में CM केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज। ईडी ने 5 समन जारी होने के बाद भी पेश न होने पर दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली में फर्जी लैब टेस्ट मामले में ACB की शुरुआती रिपोर्ट में गड़बड़ी का खुलासा। 22 लाख में 65,000 से ज्यादा टेस्ट फर्जी पाए गए। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर हमला बोला। कहा वो भ्रष्टाचार भी करते हैं और झूठ भी बोलते हैं। जो आरोप लगाए हैं उनका सबूत देना चाहिए। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इस्तीफा दिया। कहा निजी कारणों से दिया इस्तीफा। मॉडल पूनम पांडे ने अपनी मौत की खबर झूठी फैलाई। वीडियो संदेश जारी कर कहा मैं जिंदा हूं। जागरूकता फैलाने के लिए मौत की झूठी खबर फैलाई। पूनम पांडे ने कहा सर्वाइकल कैंसर से हजारों महिलाएं पीड़ित। सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए फैलाई झूठी खबर। सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने पूनम पांडे के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। कहा प्रचार के लिए सर्वाइकल कैंसर की आड़ लेना स्वीकार नहीं। गाजा में 24 घंटों में 112 लोगों की मौत। 148 लोग घायल। जंग में अब तक 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 66,000 से ज्यादा लोग घायल। वॉल स्ट्रीट जर्नल का गाजा में सीज फायर को लेकर बड़ा दावा। का सीज फायर और बंधकों की रिहाई को लेकर आपस में नहीं बन रही सहमति। लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ IDF की विध्वंसक कार्रवाई। इजरायली रक्षा मंत्री बोले हिजबुल्ला पर जारी रहेंगे हमले। यूक्रेन के क्रीवी रीह में बिजली के बुनियादी ढांचों पर हमला। यूक्रेन के कई इलाकों में इमरजेंसी ब्लैकआउट। यूक्रेन का दावा 9 रूसी ड्रोन गिराए गए। दक्षिणी रूस में ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन का ड्रोन से हमला। अटैक के बाद रिफाइनरी में लगी आग। हमले के बाद इलाके में दहशत।
ड्रोन हमले के बाद दहला रूसी शहर बेलगोरोद, यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान। खेरसोन में रूसी सेना का यूक्रेनी ठिकानों पर हमला, रूसी हमले के बाद यूक्रेन के कई इलाकों में इमरजेंसी ब्लैकआउट। शिवसेना नेता पर फायरिंग के आरोपी बीजेपी विधायक को 11 दिन की पुलिस रिमांड, 14 फरवरी तक पुलिस रिमांड में भेजे गए गणपत गायकवाड़। उल्लासनगर फायरिंग मामले में पुलिस का बयान, का विधायक ने आत्मरक्षा के लिए नहीं बल्कि महेश गायकवाड़ पर निशाना साधकर मारी गोली। उल्लासनगर फायरिंग मामले में की जांच के लिए एसआईटी गठित, एसीपी नीलेश सोनवाणे के नेतृत्व में गठित की गई एसआईटी। जीतन राम मांझी के बयान पर चिराग पासवान की सफाई, बोले मुझे नहीं पता मांझी की क्या बातचीत हुई, उनके सार्वजनिक चर्चा करने से नुकसान ही होगा। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब पुलिस ने किया नजरबंद, सीएम आवास के बाहर धरने से पहले चन्नी को किया गया नजरबंद। सीएम योगी ने गोरखपुर में हिंदू मंत्र और भजन गाने वाले मुस्लिम युवक से की मुलाकात। भोपाल में कैबिनेट के नए मंत्रियों की ट्रेनिंग शुरू, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सीएम की मौजूदगी में नए मंत्रियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। रूसी काफिले पर यूक्रेन का बारूदी प्रहार, यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड के हमले में रूस के कई व्हीकल ध्वस्त हुए। डोनेट्स्क और अवदीव्का में यूक्रेन का रूसी पैदल सेना पर हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत। यूक्रेन ने रूसी यूएवी सेंटर पर किया विध्वंसक हमला, गोला बारूदों से की गई बारूदी बौछार, अटैक में रूसी यूएवी सेंटर तबाह। जंग में यूक्रेनी एयरक्राफ्ट मिसाइल रेजिमेंट का कहर, ओसा एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के कई हमलों को किया नाकाम। युद्ध में यूक्रेन का दावा, कुछ दिनों में रूस के 11 टैंक, 24 आर्टिलरी सिस्टम, 2 एयर डिफेंस सिस्टम को किया ध्वस्त। रूस के ब्रियांस्क में अज्ञात ड्रोन दिखने के बाद दहशत, अज्ञात ड्रोन के बाद पूरे ब्रियांस्क में अलर्ट। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मदरसे की आड़ में जमीन बेचने की साजिश का पर्दाफाश, जल्द ही अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 नक्सली ढेर। मेरठ के काकेर इलाके में पुलिस ने बदमाश विनय वर्मा का किया एनकाउंटर, दारोगा को गोली मारकर फरार हुआ था विनय। राजस्थान के बीकानेर से दिल दहला देने वाला मामला है सामने, पिता ने बेटे के साथ तालाब में डूबकर दी जान, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दिल्ली के डाबड़ी इलाके में एक घर से 3 लोगों के शव बरामद, पुलिस ने शुरुआती जांच में दम घुटने से मौत की आशंका जताई। लखनऊ के राजा बाजार चौक इलाके में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। पटना के इंद्रलोक नगर में मोबिल गोदाम में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी होने से चारों तरफ बिछी सफेद चादर। और अब आपको दिखाते हैं बड़ी खबरें। बिहार से पहले खबर है, पटना के तेल गोदाम में लगी भीषण आग, आग की लपटों ने किया विकराल रूप ले लिया और चपेट में आए आसपास के कई मकान, दंगल की दर्जनों गाड़ियां पहुंची मौके पर। पानी डालेगा तो उसमें नीचे चल जाएगा पानी, मोबिल रख ले। और अगली बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल के मालदा में बड़ा हादसा हुआ, नारायणपुर सीमेंट गोदाम में लगी आग, आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपको दिखाएंगे, देखिए भीषण आग लगी है और आग में सब कुछ जलकर खाक हो गया। पश्चिम बंगाल के मालदा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सीमेंट का गोदाम ये बताया जा रहा है जिसमें आग लगी और आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। एक और अहम खबर है राजस्थान से। राजस्थान के नागौर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार बस ने मारी बाइक को टक्कर के बाद बस में लग गई भीषण आग। तो देखिए सड़क हादसे की तस्वीर है, बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, दर्जनों लोगों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी से डोडा जिले की प्राकृतिक सुंदरता और बढ़ गई है। बर्फ से लदे पहाड़ और पेड़ मनमोहक दृश्य में तब्दील हो गए हैं।